की वीर धरा पर बस राणा पैलेस कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि प्रतीक था इस बात का और अटूट अनुशासन का था। शाम की सुनहरी धूप जब इसके ऊंचे और सफेद संगमरमर की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा महल दमक उठता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा सन्नाटा और भारी अनुशासन हमेशा छाया रहता है। महल के विशाल बैठक में वीरेंद्र राणा अपनी पत्नी गरिमा जी के साथ बैठे थे। वीरेंद्र जी, जिन्हें पूरा राजस्थान बड़े हुक्म सा कहता था, बेहद गंभीर और उसूलों के पक्के इंसान थे। उनकी एक आवाज़ पर पूरा महल ठहर जाता था। उन्होंने गरिमा जी को राजवंश हवेली से आए फोन और अधिराज की शादी के बारे में बताया। गरिमा जी के चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। राजवंशों के यहाँ शादी वीरेंद्र जी, यह तो बहुत खुशी की बात है। मुझे आज भी कॉलेज के वे दिन याद है जब हम और अनुराधा जी साथ में कितनी शरारतें करते थे। गरिमा जी एक अत्यंत शांत और ममतामयी और सुलझी हुई महिला थी, जो अपनी गरिमा और संस्कारों से पूरे परिवारों को बांधे रखती थी। पास ही अपने बहू रुक्मणी जी बैठी थी। रुक्मणी जी रणधीर जी की पत्नी, शांत स्वभाव की थी और उनका पूरा जीवन अपने परिवार की सेवा और उन्हें जोड़कर रखने में बीता था। उनके पति रणधीर राणा अपने पिता वीरेंद्र जी की परछाई थे, कम बोलने वाले और अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित थे। तभी सीढ़ियों से भागती हुई एक चुलबुली आवाज आई, दादी, क्या हम वाकई किसी बड़ी शादी में जा रहे हैं? यह है इवाया राणा, 19 साल की। इवान्या जो कॉलेज में पढ़ती थी, इस गंभीर परिवार की इकलौती रोशनी थी। शरारती, चुलबुली और बेहद प्यारी, इवान्या को सजना संवरना और घूमना बहुत पसंद था। शाम के वक्त महल के बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। काली बुलेट प्रूफ शव का एक लंबा काफिला धूल उड़ाता हुआ महल के मुख्य द्वार पर रुका। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और झुककर खम्मा गड़ी घुमसा। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्तित्व, इवांश राणा। लंबा कद, चौड़े कंधे और पत्थर जैसा सख्त चेहरा। इवांश को दुनिया राजस्थान के हुकुमशाह के तौर पर जानती थी, जो अपने बिजनेस और रियायत को लोहे के साथ चलाता था। लेकिन उसका एक और चेहरा था, वह अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग था। यह राज सिर्फ उसके दादाजी और पिताजी जानते थे। इवांश को लड़कियों से सख्त नफरत थी। उसके पास भटकने वाली लड़कियां या तो ख्वाब में ही भाग जाती थी या फिर रहस्यमयी तरीके से दुनिया से गायब हो जाती थी। इवांश के साथ उतरा कार्तिक सूर्यवंशी। कार्तिक इवांश का असिस्टेंट, दोस्त और भाई जैसा था। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खोने के बाद राणा परिवार ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। कार्तिक स्वभाव से हंसमुख था, लेकिन काम के वक्त इवांश की तरह गंभीर। वह सूर्यवंशी कंपनी का सीईओ था, लेकिन उसने इवांश का साथ नहीं छोड़ा। वह इवांश का राइट हैंड था और उसके हर काले सफेद राज का इकलौता गवाह। जब दोनों हॉल में दाखिल हुए तो पूरा परिवार वहां मौजूद था। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, इवांश, हमें राजवंशों की शादी के लिए कल निकलना है। वीरेंद्र का फोन आया था। इवांश ने बिना कोई भाव दिखाए बस सर हिला दिया। उसे बोलने की ज्यादा आदत नहीं थी। उसकी खामोशी ही उसका जवाब होती थी। यह हुई ना बात। इवान्या खुशी से उछल पड़ी। मैं तो अभी से अपनी ड्रेस सिलेक्ट करने जा रही हूँ। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए इवान्या की टांग खींची। छोटी छिपकली, तू चाहे कुछ भी पहन ले तो वैसी ही शरारती बंदरिया, और हाँ, वहां जाकर ज्यादा उछलना मत, वरना राजवंश परिवार वाले समझेंगे कि राणा परिवार ने कोई सर्कस का जानवर पाल रखा है। इवान्या ने पैर पटकते हुए कहा, कार्तिक भाई, आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं। दादी माँ, देखो ना इन्हें। और आप तो अपनी चिंता करो, वहां जाकर कहीं किसी खूबसूरत लड़की को देखकर फिसल मत जाना। कार्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं और फिसलू लड़कियों पर? इवांश भाई का चेला हूँ, हम दोनों बराबर ही पत्थर के बने हैं। इवांश सोफे पर बैठ बड़े शांति से उनकी नोक झोंक सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उस राजवंश परिवार के बारे में सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि इस शादी में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो न सिर्फ उसके ऑरे की चुनौती देगी, बल्कि उसके पत्थर जैसे दिल में भी हलचल मचा देगी। रुक्मणी जी ने उन दोनों को शांत कराया। बस अब बहुत हुआ, कल हमें जल्दी निकलना। इवांश, तुम भी फ्रेश होकर डिनर के लिए आ जाओ। इवांश उठा और अपने भारी कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गया।
कार्तिक भी उसके पीछे चला गया। राणा पैलेस के डाइनिंग हॉल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल चांदी के बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। इवांस चुपचाप अपनी प्लेट में देख रहा था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भाव नहीं था। दादाजी वीरेंद्र और पिता रणधीर जानते थे इस शांति के पीछे कोई तूफान चल रहा है। डिनर खत्म होते ही इवांस उठा और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक ने एक नजर इवांस की पीठ डाली और समझ गए आज रात शिकार का वक्त है। रात के 2 बजे राणा पैलेस के पिछले गेट से 6 गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियां बिना हेडलाइट जलाए बाहर निकली। इवांस और कार्तिक दोनों के सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे। इवांस के चेहरे पर एक काला नकाब था जिसमें सिर्फ उसकी वह पत्थर जैसी ठंडी आंखें ही दिख रही थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। काफिला शहर से दूर एक पुराने वीरान गोदाम की ओर बढ़ रहा था। यह इवांस का वह गुप्त ठिकाना था जहां कानून की पहुंच नहीं थी। वहां इवांस का दुश्मन जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसने इवांस पर पिछले हफ्ते हमला किया था, लेकिन इवांस के नेटवर्क से बचना नामुमकिन था। जैसे ही इवांस ने गोदाम में कदम रखा वहां मौजूद गार्ड्स के सिर झुक गए। इवांस ने धीरे से अपने दस्ताने ठीक किए और कार्तिक हाथ बंधे पीछे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वह जानता था जब इवांस हुकुम सर से माफिया किंग बनता है तो वह कितना क्रूर होता है। तो तुमने सोचा कि तुम राणा के खून तक पहुंच जाओगे? इवांस की आवाज गूंजी जो किसी यमराज के बुलावे जैसी थी। उस आदमी ने तड़पते हुए कहा, मुझे छोड़ दो हुकुम साहब, मुझसे गलती होगी। इवांस ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और पास पड़ी एक धातु की छड़ उठाई जिस आग में जो आग से लाल हो गई थी। उसने बिना किसी झटके से उसे कंधे पर लगा दिया। गोदाम उसकी चीखों से थर्रा उठा, लेकिन इवांस की आंखों में दया का एक भी कतरा नहीं था। वह किसी सनकी की तरह शांत होकर टॉर्चर कर रहा था और उसने एक एक करके उसकी उंगलियों को कुचलना शुरू कर दिया, ठीक जैसे कोई कीड़े को कुचलता है। कार्तिक चुपचाप यह देख रहा था। उसे पता था कि इवांस को लड़कियों से सख्त नफरत है और दुश्मनों से भी। सजा देने के बाद इवांस ने खून से सने हाथ एक सफेद रुमाल से पोंछे और वही फेंक दिया। कार्तिक, इस लाश को ठिकाने लगाओ। हमें कल राजवंशों की शादी में जाना। मैं नहीं चाहता मेरे चेहरे पर थकान दिखे। वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। रात के सन्नाटे में इवांस का डार्क और भी गहरा हो गया। उसे नहीं पता था कि कल उसकी टक्कर एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो उसके मन में इस काले राज को एक पल में पढ़ लेगी। सुबह की पहली किरण राजवंश फैमिली के संगमरमर के दीवारों को चूम रही थी। पूरा परिवार मुख्य हॉल में जमा था जहां बड़ी सी मेज पर मेहमानों की लंबी लिस्ट, फूलों के कैटलॉग और शादी के कार्ड बिखरे हुए थे। माहौल में अलग ही हलचल थी क्योंकि आपसे अधिराज की शादी की रस्मों का औपचारिक आगाज होने वाला था। दादाजी ने चश्मा नाक पर मेहमानों की लिस्ट देख रहे थे। तभी इशिका ने अपनी ब्लैक कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा, दादू मेहमान तो सब आ रहे हैं, लेकिन मेरी रूही और वेदिका कब पहुंच रही हैं? उसके बिना मेरा तो कोई प्लान ही पूरा नहीं होता। तभी आराध्या जी मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तेरे मामा और मामी बस रास्ते में ही हैं और रूही के परिवार वालों को भी बुलावा भेज दिया। तभी हवेली के बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। मिस्टर एंड मिसिज ठाकुर, इशिका के नाना नानी और वेदांत अंदर दाखिल हुए। उसके पीछे पीछे मित्तल परिवार भी पहुंचा। तभी इशिका उठी और दौड़कर रूही और वेदिका के गले लगी। काफी देर तक बातें चलती रही। इशिका, वेदिका और रूही एक कोने में सोफे पर बैठ गई। ईशु, तू तो अपनी ब्लैक क्वीन वाली इमेज में इतनी बिजी हो गई हमें भूल ही गई, रूही ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेदिका ने भी साथ देते हुए कहा, सही कहा रूही मैडम, तो आप गद्दारों को सजा देने से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। इशिका ने हंसते हुए कहा, बस करो बाबा, अब भैया की शादी है तो शादी तक तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के साथ हूँ। तभी वेदिका ने एक सुझाव दिया, ईशु क्यों ना यह शादी घर के बजाय किसी भव्य होटल में की जाए, उदयपुर या फिर जयपुर कोई पैलेस। वहाँ सगाई से लेकर विदाई तक के सारे फंक्शन एक ही जगह हो सकते हैं। एक तरफ हमारे मेहमान होंगे, दूसरी तरफ लड़की वाले। रूही की आंखों में चमक आ गई। शानदार आइडिया है। जयपुर का राजमहल पैलेस कैसा रहेगा? वहाँ रॉयल्टी और क्लास का परफेक्ट कॉम्बो है। फिर तीनों ने यह बात सभी के सामने रखी। पापा, दादू, हमारा ख्याल है कि शादी जयपुर के राजमहल पैलेस से की जाए। वहाँ का एम्बियंस अधिराज भैया और समीरा भाभी की पर्सनैलिटी को पूरी तरह सूट करेगा। दादाजी ने अधिराज की तरफ देखा। अधिराज जो चुपचाप फाइल देख रहा था, उसने एक पल के लिए सिर उठाया और शांत आवाज में कहा, अगर इशिका को यह जगह पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। राजमहल पैलेस को बुक कर लिया जाए। फिर अभिराज जी ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया, राजमहल पैलेस जयपुर के मैनेजर से बात करो। सगाई से लेकर शादी तक पूरा ब्लॉक होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हवेली के बाहर गाड़ियों का शोर और मेहमानों की आगाजामी बता रही थी कि राजवंश परिवार अब अपनी सबसे बड़ी मंजिल की ओर पहुंच रहा है।
जयपुर का राजमहल पैलेस अपनी शाही चमक के साथ इस मिलन का गवाह बनने के लिए तैयार था। हवेली के हर कोने में नौकर दौड़ रही थी। भारी भरकम ट्रक, डिजाइनर लहंगा के बक्से और गहनों की तिजोरियां गाड़ियों में लड़ी जा रही थी। समीर और उसका परिवार पहले ही जयपुर के लिए निकल चुका था। दादाजी ने शहर की सबसे रईसी और करीबी मेहमानों को राजमहल पैलेस का डिजिटल इनविटेशन और लोकेशन पहले ही भेज दी। दोपहर ढलते ढलते राजवंशों का काफिला जयपुर की सड़कों पर शान से दौड़ रहा था। पुलिस की जीप रास्ता साफ कर रही थी। जब वह पैलेस पहुंचे तो फूलों की बारिश और ढोल नगाड़ों ने उनका स्वागत किया। महल की सबसे ऊपरी और आलीशान स्वीट में इशिका, रूही और वेदिका रुकी हुई थी। उन्होंने वही कमरा लिया जहां चारों तरफ मेकअप के सामान, सैंडल और सिल्क कपड़े बिखरे हुए थे और वे आपस में बात कर रही थी क्या पहनेंगी। तभी इधर शाम के समय पैलेस के मुख्य द्वार पर सायरन की आवाज गूंजी। एक के बाद एक 10 ब्लैक बुलेट प्रूफ SUV का काफिला अंदर दाखिल हुआ। यह राणा परिवार था। जैसे ही मुख्य गाड़ी रुकी, गार्ड्स ने सिर झुकाकर दरवाजा खोला। सबसे पीछे पहले वीरेंद्र राणा और उनकी पत्नी, उनके पीछे रणधीर और रुक्मणी जी उतरे। लेकिन सबकी निगाह उस शख्स पर टिक गई जो आखिरी में उतरा। इवांस राणा काले रंग के सूट में इवांस किसी ग्रीक गॉड की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उसके पीछे कार्तिक और चुलबुली इवान्या भी थे। मौजूद मेहमानों की लड़कियां ही जैसे ही अपनी सुध बुध खो बैठी। कितना हैंडसम, एक नहीं फुसफुसाता हुआ आया। लेकिन इवांस का डार्क और इतना शक्तिशाली था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे नजरे से नजरें मिला सके। वह बिना किसी की ओर देख के सदे हुए कदमों से आगे बढ़ा। राजवंश परिवार हॉल में पहले से ही मौजूद था। रणधीर जी और रुक्मणी जी ने आगे बढ़कर इशिका के दादा दादी जी के पैर छुए। खंबा गढ़ी हुकुम, सालों बाद यह नसीब हुआ, रणधीर जी ने भावुक होकर कहा। फिर अधिराज अभी ने इवांस के दादा दादी के पैर छुए और मम्मी पापा के भी। अनुराधा जी और गरिमा जी ने एक दूसरे को गले लगाया जैसे बचपन की सहेलियां सदियों बाद मिली हो। अभिराज जी और अमर जी ने रणधीर जी को गले लगाया और पुरानी यादों में खो गए। शिवांश आगे आया और उन्होंने जाकर दादा दादी के पैर छुए और उसकी आवाज में एक पारीबंद था, प्रणाम दादू। दादाजी ने उसके कंधे थपथपाए। जीते रहो बेटा, सुना राजस्थान में तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है। इवांस ने बस एक हल्की सी सरगर्मी दिखाई। वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। इवान्या ने भी बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर अपनी शरारती नजरों से पूरे पैलेस की ओर देखने लगी। कार्तिक ने भी शिष्टाचार निभाया और अधिराज के पास जाकर हाथ मिलाया। बधाई हो अधिराज भाई, आपने हार मान ली और शादी की आगे। कार्तिक ऐसे मजाक हर हॉल में गुहा गूंज उठा। फिर सभी परिवार वाले सोफे पर बैठ गए और वेटर केसरिया, शरबत और स्नैक्स परोस रहे थे। दादाजी वीरेंद्र और राजवंश के दादाजी अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। कैसे उन्होंने साथ में शिकार किया और कैसे व्यापार की नींव रखी। गरिमा जी और अनुराधा जी अपनी बहू और बच्चों की बातें कर रही थी। पूरा माहौल ऐसा था जैसे दो परिवार नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से मिल रहे हों। जयपुर के राजमहल पैलेस का विशाल हॉल आज इतिहास के सबसे शक्तिशाली परिवारों की मौजूदगी से भरा हुआ था। नक्काशीदार खंभे और बेशकीमती झूमर की रोशनी के बीच राजवंश, राणा, मित्तल और ठाकुर के बड़े सदस्य सोफे पर विराजमान थे। पुरानी यादों का दौर चल रहा था, लेकिन हंसी मजाक के बीच इवांस के दादाजी की नजरें अचानक किसी को ढूंढने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए इशिका के दादाजी से पूछा, भाई साहब सब तो यहाँ दिख रहे हैं, पर तुम्हारी लाडली पोती कहाँ है? इसके चर्चे तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं। अमर जी ने तुरंत जवाब दिया, हुकुम, वह अपनी सहेली रूही और वेदिका के साथ ऊपर स्वीट में होगी, सगाई की तैयारियों में मशगूल होगी। मैं अभी बुलवाता हूँ। जब नौकर ने ऊपर जाकर संदेश दिया तो कमरे में खिलखिलाते वीणा की गूंजी मिनट बाद पैलेस की उन शाही सफेद सीढ़ियों पर 3 साइन नजर आए। हॉल में बैठा हर शख्स, यहाँ तक कि कमरे में बैठे वेटर भी अपनी जगह पर रुक गए। सबसे आगे इशिका थी। उसने गहरे नीले रंग का नारकली सूट पहना था जिस पर चांदी के धागे और सच्चे मोतियों का बेहद बारीकी से काम किया गया था। उसके बाल खुले थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके पीछे रूही और वेदिका भी अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही थी। 3 लड़कियां अब
जब नीचे उतरी तो ऐसा लग रहा जैसे आसमान से 3 परियां उतर आई हों। किसी गांव ने बड़े सलीके से अपना दुपट्टा संभाला और बड़े के पास पूछी। दादाजी ने बड़े गर्व से परिचय करवाई, यह है मेरी पोती इशिका और इनकी सहेलियां रूही और वेदिका। इशिका ने चुपचाप इवांस के दादा दादी मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। रुक्मणी जी ने इशिका को देखते ही रह गई कि आंखों में छुपी बुद्धिमत्ता और झुककर प्रणाम करने के संस्कार ने उसके दिल को जीत लिया। उन्होंने धीरे से गरिमा जी से कहा, मासा कितनी तेजस्वी और संस्कारी बच्ची है। उन्हें भी इशिका बहुत पसंद आई। इशिका बड़ों से बात कर रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में एक भारी और तीखी दहकती हुई नजरें महसूस हुई। वह एक ब्लैक कवीन थी। उसका सिक्स्थ सेंस उसे हमेशा सचेत रखता था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी रूह को अपनी नजरों से जला देना चाहता हो। अपनी नीली आंखें उठाई और सीधे सामने की ओर देखा। वहां सोफे पर एक कोने में इवांस राणा बैठा था। काले सूट में वह साक्षात यमराज की तरह सुंदर और खौफनाक लग रहा था। इवांस जो लड़कियों को देखना तो दूर उनके साय से भी नफरत करता था, आज अपनी पलकें झुकाना भूल गया था। इशिका को देखते इवांस के पत्थर दिल में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी सादगी, उसका वह ब्लैक और उसकी निडर आंखें इवांस को पहली नजर में अपना गुलाम बना लिया। इवांस की नजरें इशिका के चेहरे के हर नक्श को बारीकी से देख रही थी। इशिका ने हिम्मत दिखाकर कुछ पल उसकी आंखों में देखा। दोनों की नजरें टकराई। एक तरफ ब्लैक क्वीन की ठंडक थी तो दूसरी तरफ माफिया हुकुम का तपता हुआ जुनून। हॉल का शोर जैसे गायब हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इशिका ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी सहेलियों से बात करने लगी। इवांस के हाथ सोफे के हैंडल पर कस गए। उसके जबड़े सख्त हो गए। उसे यह इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई मुझसे नजर हटा सके। तुमने मुझे इग्नोर किया है, अब तुम चाहो कहीं भी छुप जाओ, तुम सिर्फ इवांस राणा की हो। मेरा जुनून अब तुम्हारी तकदीर लिखेगा। तभी चुलबुली इवान्या उछलकर इशिका के पास आई। हाय, आप इशिका दी है ना? मैं इवान्या। आप और आपकी फ्रेंड्स कितनी कूल लग रही हैं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इशिका ने गंभीर नजरें इवान्या को देखकर नरम हो गई। उसने मुस्कुराकर इवान्या का हाथ थाम लिया और रूही और वेदिका भी उससे जुड़ गई। इवान्या ने चहकते हुए पूछा, आप लोग कब से बेस्ट फ्रेंड हो? वेदिका ने हंसते हुए बताया, हम तो स्कूल के दिनों से ही साथ हैं, एक दूसरे के हर रात जानते थे। चारों सहेलियों की खूब जमने लगी। इवान्या भी अपनी नई सहेलियों से मिल रही थी। घर के बड़े आपस में सगाई की रस्मों की चर्चा कर रहे थे। शाम 6 बजे का मुहूर्त, सूरज ढलते ही रस्में शुरू करनी होगी, पंडित जी ने घोषणा की।